नमस्कार सभी को। आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है जिसे कहते हैं स्ट्रोक। इंडिया में स्ट्रोक का रेट बहुत जल्दी जल्दी से ग्रो कर रहा है। बहुत लोगों को, कोई भी एज ग्रुप को स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक होने के बाद एक्यूट फेज में कैसी कैसी मैनेजमेंट करनी चाहिए। जब पेशेंट आईसीयू में से घर वापस आते हैं तो उनको कैसे कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, कैसे कैसे उनको मैनेज कैसे करना है। उनको राइल्स ट्यूब लगा होता है, मतलब नेजल फीडिंग ट्यूब लगा होता है, ट्रैकिस्टोमी ट्यूब लगा होता है, तो और पेशेंट अनकॉन्शियस रहते हैं। तो उस कंडीशन में कैसे हमें उनको एक अच्छी कंडीशनिंग में रखना है, मैं आज इस वीडियो में ये कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत, फिजियोथेरेपी। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमारे पास रहनी चाहिए। सबसे पहले सैनिटाइजर। आप जब भी पेशेंट को मैनेज करें या पकड़ें या टच करें, जो भी करें, आप सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि वो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पे है तो उस पर कोई भी इन्फेक्शन जाना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो आप हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करें। दूसरी चीज़, आपके पास एक नेबुलाइजर होना चाहिए, एक सक्शन किट होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, ताकि जो भी म्यूकस उनके एक्यूमुलेट हो रहा है आप उसको ड्रेन आउट कर पाएँ। तीसरी चीज़ होती है ये, इसे कहते हैं एयर मैट्रेस। ये एयर मैट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। एयर मैट्रेस प्रेशर अल्सर्स को प्रिवेंट करता है। जब पेशेंट बहुत लंबे टाइम के लिए बेड पे लेटे रहते हैं तो वहाँ पे उनके सारे बोनी प्रोमिनेंस पे प्रेशर अल्सर्स बनना कॉमन होता है। तो ये एयर मैट्रेस उसको प्रिवेंट करता है। ओके, अब चलिए कि इसमें होम मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे अर्ली मोबिलिटी पे। देखिए, अर्ली मोबिलिटी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि 4 चीज़ों को हमें प्रिवेंट करके रखना है। 4 चीज़ों में से पहली चीज़ आती है एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेड रेस्ट। बेड में बहुत लंबे टाइम के लिए रेस्ट करने के टाइम पे जो जो एडवर्स इफेक्ट आती है, जैसे कि बॉडी स्टिफनेस, प्रेशर अल्सर्स बनना, इनको हमें प्रिवेंट करके रखना है। दूसरी चीज़ आती है डीकंडीशनिंग ऑफ द मसल। उनकी मसल धीरे धीरे खराब होगी, इलास्टिसिटी खत्म होता चला जाएगा। तो उसको हमें मेंटेन करने के लिए अर्ली मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनकी बॉडी फिर से फ्लेक्सिबल रहे। उसके बाद जो आता है वो है उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उनसे हम बात करेंगे, बैठाएंगे, मूवमेंट करेंगे, तो उनसे क्या है, उनको पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, उनका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा। और जो लास्ट चीज़ है वो है उनका ब्रेन डिटोरिएशन और उनका डिप्रेशन से बचा के रखना। अगर हम उनसे बार बार बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आज ये मिलने आए हैं, आज ये दिन है, घर पे ये बना हुआ है, तो उनका ब्रेन उस सारी चीज़ों को कोरिलेट करके एक प्रेजेंस वाली फीलिंग उनको देगा। उनका ब्रेन डिटोरिएट नहीं होगा और उनको अच्छा फील होगा। इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दें। अब हम आते हैं मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो है इंटरवेंशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उनको मसाज देंगे, एक ऑयल यूज करेंगे और जेंटल मसाज हम करेंगे। तो चलिए मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो आता है वो होता है रिलीज। जो भी टाइट मसल्स हैं जो डिफॉर्म हो रहे हैं, हमें उनको रिलीज करके फिर से उनके नॉर्मल कंडीशन पर रखना है। अभी जैसे इनका जो अफेक्टेड साइड है वो कॉन्ट्रैक्चर बनना शुरू हो रहा है, तो हम उसको आराम आराम से बहुत जेंटल हैंड से उसको मसाज करेंगे, ताकि उनको पेन फील ना हो। देखिए, स्ट्रोक पेशेंट्स में जो थैलेमिक पेन होता है वो बहुत कॉमन होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है। तो हम कभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट और हार्श मूवमेंट नहीं करेंगे। हम बिल्कुल जेंटल हैंड से मूवमेंट करेंगे और हम ट्राई करेंगे उनका टेंडन रिलीज करने का, क्योंकि जो मसल बेली होता है वो ज़्यादा टाइट नहीं होता, टेंडन के पास उनका ज़्यादा टाइट होता है। और धीरे धीरे रहते रहते क्या होता है कि उनका मसल एट्रोफी भी हो रहा होता है। मसल देखिए, ये ऐसे भी थोड़े से लीन थे और अभी कुछ ज़्यादा लीन हो गए हैं। तो हम उसको भी ध्यान रख के ज़्यादा फोर्सफुल चीज़ें, ज़्यादा जोर से खींचना, ये सारी चीज़ें, ये सब नहीं करेंगे। हम सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी मसल स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हमने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वहाँ पे मसल टेयर भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करते हुए हम जेंटल मसाज करेंगे। उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि ताकि उनका हैंड भी धीरे धीरे स्ट्रेच हो, लेकिन एवरीथिंग शुड बी जेंटल। उनको थोड़ा सा भी पेन फील नहीं होना चाहिए। और हम उनसे बार बार बात भी करेंगे, भाई केमती अच्छा। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा इनका टेम्परेचर राइज हो रहा है, बीच बीच में बुखार भी आ रहा है, तो अभी इनको ज़्यादातर रेस्ट ही चाहिए। हम ज़्यादा इनको परेशान भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको जब हेल्थ कंडीशंस ठीक हो, आपको ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें बार बार मॉनिटर करती रहनी पड़ेंगी, क्योंकि हमेशा ये जो वाइटल्स होते हैं ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ओके, इसी तरह हम इनके दूसरे हाथ पे भी जाएंगे। सेम इनका हम दूसरा हाथ भी ऑयल से, देखिए मैं यहाँ पे अभी ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ,
तो हम ऑलिव ऑयल मसाज आराम से कर सकते हैं। आपको उसी तरह हाथ पे भी करना है। अब मैं आपको दिखाने के लिए ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स। देखिए अभी इनका बहुत ज़्यादा म्यूकस बना हुआ है, इसलिए इनका थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है। रिलैक्स। ऑलराइट, अब आपको दिखाने के लिए मैं फुट मसाज भी दिखाता हूँ। देखिए इन कंडीशंस में हैमस्ट्रिंग टाइटनेस बहुत ज़्यादा होता है। हैमस्ट्रिंग टाइटनेस को रिलीज करने के लिए हम हैम्स पे अच्छी तरह से बिल्कुल जेंटल हाथ के साथ, देखिए मसाज के दो इम्पोर्टेंस हैं यहाँ पे। एक तो वो मसल को रिलैक्स करता है, दूसरा स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी अच्छा वाला ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इस इवन आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कि इंडियन फैमिलीज में ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, वो यूज़ कर रहे हैं या मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं या बॉडी लोशन यूज़ कर रहे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, स्किन मॉइस्चराइज रहेगा, स्केल्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। देखिए मैंने हल्का सा मसाज किया, इनका फुट अब स्ट्रेट हो गया। बहुत जेंटल आपको मसाज करना है, कोई भी हार्शनेस नहीं चाहिए, कोई भी बहुत फटाफट फटाफट चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह इनको डील करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए ये फिजिकली मेंटली हर चीज़ से भी ये एक तरह से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी से इनसे बात करना पड़ेगा, पैम्पर करके रखना पड़ेगा, हमेशा मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि हाँ आप ठीक हो रहे हो, चलना है आपको। ओके, तो इसी तरह आप दोनों लिम्स में मसाज करेंगे, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब हर एक जगह पे। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको नेक मसाज और बैक मसाज भी करना चाहिए। जैसे देखिए बार बार ऐसे लेटे रहते हैं, तो इनके बैक मसल्स भी स्टिफ हो रहे हैं, तो हम इनके हल्का सा इनको बस साइड लाइन पे लेके जाना है। ओके, देखेंगे कैथेटर ट्यूब ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए। थोड़ा सा इस तरफ, मेरे इस तरफ, वेरी गुड, और थोड़ा एंड साइड लाइन, गुड। अब इनकी इससे पहले एक सर्जरी भी हुई थी, जिससे थोड़ा थोड़ा इनके कॉन्ट्रैक्चर्स ज़्यादा डेवलप हुए हैं, तो हम बैक मसाज भी करेंगे ताकि इनको ज़्यादा टाइटनेस ना हो बॉडी पे। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखिए अभी कुछ दिनों से इनको ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, कफ वगैरह हो रहे हैं, म्यूकस ज़्यादा जम रहा है, तो शुड बी वेरी जेंटल। ओके ओके ओके। देखिए मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि थेरेपिस्ट को हमेशा पेशेंट्स को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ओके 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 ओके, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। ओके 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 ओके, हो गया हो गया हो गया, बस बस, खत्म खत्म हो गया, खत्म हो गया, वेरी नाइस। इनके नेक, इनके अपर बैक, इवन लोअर बैक, ये सारे पैरास्पाइनल मसल्स, इन सबको आपको मसाज करना है, ठीक है, ताकि इनका बॉडी बिल्कुल फ्री रहे। ओके 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 ओके, इसी तरह आपको मसाज करना है। अब जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो रहेगा रेंज ऑफ मोशन ट्रेनिंग, यानी कि पैसिव मूवमेंट्स। देखिए बहुत सारे जगह पे हम ये देखते हैं कि पैसिव मूवमेंट्स नहीं करना चाहिए, हमें फंक्शनल ट्रेनिंग कराना चाहिए, लेकिन जब पेशेंट कॉन्शियस ना हो, जब आपकी कमांड से वो नहीं समझ सकते, तब आपको पैसिव मूवमेंट्स ही करना है, ताकि उनकी जॉइंट इंटीग्रिटी मेंटेन होकर रहे, फ्लेक्सिबल रहे जॉइंट, स्टिफनेस ना हो। तो हम स्टार्ट करेंगे छोटे जॉइंट्स, ठीक है, इवन आपको सारे फिंगर्स की मूवमेंट करानी है ताकि इनका जॉइंट फ्री रहे। फिंगर्स कराएंगे रिस्ट में, ठीक है, रिस्ट में 6 मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक होता है अल्नर रेडियल डेविएशन, और एक होता है सुपिनेशन प्रोनेशन। फोर आर्म की मूवमेंट्स होती है। तो हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराएंगे, वो भी ज़्यादा फोर्सफुल नहीं, आराम आराम से कराएंगे। अल्नर रेडियल डेविएशन, सारे मूवमेंट्स को आपको
20 to 30 टाइम्स रिपीट करते रहना है। उसके बाद सुपिनेशन प्रोनेशन के लिए आप ऐसे हैंडशेक वाले पोजीशन पे आएंगे और हाथ को टर्न करेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। इससे उनका पूरा जॉइंट फ्री होकर रहेगा। उसी तरह सर्कुलर मूवमेंट्स में भी करेंगे। फिर एल्बो में एक ही मूवमेंट होता है, तो आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही करेंगे। ये भी 20 to 30 रिपीटेशंस आपको करते रहना है। आफ्टर दैट ऊपर वाला जॉइंट शोल्डर जॉइंट में हम फ्लेक्शन करेंगे, लेकिन देखिए फ्लेक्शन के टाइम पे हमको शोल्डर को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके फिर फ्लेक्शन करना है, और ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर पेशेंट को फील नहीं, मतलब पेन फील नहीं हो रहा है, तो आप उसको बियॉन्ड और 90 डिग्री से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए 90 डिग्री पे ही हम रखेंगे। उसी तरह एबडक्शन भी करेंगे, लेकिन एबडक्शन के टाइम पे हमें स्कैपुला को स्टेबलाइज करके रखना है, फिर हम एबडक्शन करेंगे। बढ़िया। उसी तरह इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, लेकिन ध्यान रखें एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा ना करें, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है वो, तो हम ज़्यादा एक्सटर्नल रोटेशन पे फोकस नहीं करेंगे। ओके। उसी तरह दूसरे आर्म पे भी वही करना है। अब आते हैं लोअर लिम्ब। लेग के पार्ट में हम क्या करेंगे? लेग के पार्ट में सबसे पहले जो मूवमेंट होता है वो हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, तो टो मूवमेंट्स करेंगे। इसे कहते हैं एंकल टो पंप। में एंकल टो पंप करेंगे, इसे भी 20 to 30 रेपिटेशंस करना है, और ज़्यादा फोर्सफुल नहीं कि वो बॉडी पूरा ऐसे जर्क हो रहा हो, आराम आराम से करते रहना है एंकल टो पंप्स। आफ्टर दैट हम सबसे बढ़िया एक्सरसाइज एक और होता है जिसको कहते हैं हम ट्रिपल फ्लेक्शन। हम ट्रिपल फ्लेक्शन ट्राई करेंगे। ट्रिपल फ्लेक्शन में हम उनके हील को पकड़ेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, और यहाँ पे देखिए एंकल का मूवमेंट भी होगा, नी का मूवमेंट भी होगा, और हिप का मूवमेंट भी होगा, इसलिए इसे ट्रिपल फ्लेक्शन कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिपल फ्लेक्शन कराते टाइम हम ध्यान रखेंगे कभी भी ये 1 2 ऐसे जर्की मूवमेंट्स ना करें, और पैर को बहुत चेस्ट के लेवल तक ना लेके जाएं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे कंडीशन जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक ऑसिफिकेंस, HO, वो होना कॉमन हो जाता है। मतलब एक बोन का फॉर्मेशन होता है मसल के लेवल पे, ज्यादातर हमें ये ग्रोइन रीजन पे, एल्बो के पीछे, इन सब रीजन्स पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम इसे प्रमोट नहीं करेंगे, इसलिए हमें बहुत जेंटली 90 डिग्रीज फ्लेक्शन तक ही हमें रखना है। उससे बियॉन्ड हम फोर्सफुल बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेंज ऑफ मोशन। इसी तरह थोड़ा सा इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी करेंगे हिप जॉइंट पे, ताकि जॉइंट इंटीग्रिटी बनी रहे, तो सारे फंक्शंस अच्छे से हो। तो ये था रेंज ऑफ मोशन। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है स्प्लिंटिंग। मतलब हमें डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए स्प्लिंट्स यूज करना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एल्बो गेटर। इसे एल्बो गेटर कहते हैं। ये होता है एल्बो गेटर। ये आपके एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। और मैं उसके ऊपर एक टॉवल भी यूज करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, कई बारी डायरेक्ट एल्बो गेटर्स लगाने से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं हाथ में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक छोटा सा टॉवल यहाँ पे यूज किया है। उसको एल्बो के नीचे रखेंगे, एल्बो को स्ट्रेच करेंगे, फिर गेटर लगाएंगे। तो अभी क्या है, देखिए ये थोड़ा सा बेड सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे एक वेट डालूंगा। पहले फलक्रम की तरह इसको यूज करना है, और धीरे 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 इसको स्ट्रेच करते हुए जितना मैक्सिमम स्ट्रेच हो सके। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आपको पूरा हाथ स्ट्रेच कर देना, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना मैक्सिमम जा सकता है। देखिए इनको पेन फील हो रहा है इसलिए वो पैर विथड्रॉ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे हल्का हल्का टैप कर सकते हैं ताकि मसल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ओके। उसके बाद गेटर
बांधेंगे। अगर आपके पास एल्बो गेटर नहीं है तो आप सैंडबैग्स का यूज कर सकते हैं। देखिए ये सैंडबैग है, मतलब आप कोई भी बैग लें उसके अंदर रेत भर दें तो वो सैंडबैग बन गया। फिर आपको उसको इस पोजीशन पे रखना है, पाम शुड बी फेसिंग अपवर्ड। आपका जो हाथ का पाम है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस तरफ से, इस तरह तरीके से। फिर आपको हाथ के ऊपर रख देना है। तो देखिए इनको पेन फील हो रहा है तो हम रिलैक्स करेंगे। ओके ओके, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब जो फोर्थ फेज है वो उसका इंपॉर्टेंस है पोजीशनिंग। हमें कैसे कैसे पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है ताकि उनका सिनर्जी पैटर्न, यानी जब उनके बॉडी में वो मसल का कंट्रोल आना शुरू होगा वो गलत सिनर्जी पैटर्न में ना आए। ठीक है, मतलब वो कैसे भी ना आ जाए, उसको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए हम लोअर लिम्ब में यानी कि पैरों में बेंड वाला पोस्चर मेंटेन करेंगे और हाथों में स्ट्रेट वाला पोस्चर मेंटेन करेंगे। क्योंकि देखिए जब स्ट्रोक पेशेंट्स चलना शुरू करते हैं तो उनका हाथ आपने देखा होगा कुछ इस तरह से हो जाता है और पैर वो सीधे सीधे डालते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हाथ को स्ट्रेट रखेंगे और लेग्स को बेंड रखेंगे। तो सबसे पहला पोजीशन जो होता है सुपाइन, मतलब अगर वो पीठ के बल लेटे हुए हैं यानी ऊपर की तरफ फेस करके लेटे हुए हैं तो इसमें कैसे पोजीशन होना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने हाथ बताया, हाथ ऐसे होगा उनका, ये जो वाला जो पाम है ये फेसिंग अपवर्ड होगा। देखिए इनका क्या है, इनका कॉन्ट्रैक्चर थोड़ा सा बना हुआ है इसलिए हम ज्यादा उसको घुमा नहीं पा रहे हैं हाथ को, लेकिन ये हाथ फेसिंग अपवर्ड ही होगा। लेग्स क्या होगा, लेग्स को हमें बेंड रखना है तो हम इनके घुटने के नीचे हम पिलो देंगे कुछ इस तरह से, फिर हम उनको रखेंगे। तो ये होगा उनका नॉर्मल पोजीशन, ऐसा पोस्चर होना चाहिए। नेक में भी हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगा है तो ज्यादा एक्सटेंशन पे ना चला जाए, उसको हमें सही तरीके का पोजीशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं साइड लाइन पोजीशन। अगर हम इनको करवट दिलवा रहे हैं तो हमें कैसे दिलाना है। अभी देखिए अगर हम नॉन अफेक्टेड साइड की तरफ करवट लेंगे, मतलब जिस साइड स्ट्रोक नहीं है, पैरालिसिस नहीं हुआ है, उस साइड अगर हम उनको घुमा रहे हैं तो क्या होगा कि उनका हाथ सीधा रहेगा, उनका अफेक्टेड हाथ जिसमें जिस साइड में स्ट्रोक हुआ है वो उसके ऊपर रहेगा और ये जुड़े ना, इसलिए हम इसके बीच में पिलो रखेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। सबसे पहले सर को भी आप पिलो को थोड़ा सा उस साइड कर दे ताकि सर उनके नीचे ना गिरे। तो हमने थोड़ा सा पिलो को साइड कर लिया। अब एक पिलो हम उनके हाथ हाथ को स्ट्रेच कर देंगे, एक पिलो उनके हाथ के बीच में रखेंगे और जिस साइड उनको घुमाना है उस साइड का पैर हमेशा दूसरे पैर के ऊपर रहेगा। अभी मुझे उनको उस साइड पे करवट लेना है तो मैंने इस पैर को उसके ऊपर रख दिया। अब इनको घुमाना है भाई, हम उधर टर्न करेंगे, घूमना है, चलिए घूमिए। वेरी गुड, इस तरह से। ओके 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 ओके, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। इस तरह से हमें टर्न करना है। इनका जो पैर होगा, नीचे वाला पैर हमेशा स्ट्रेट रहेगा, अपर वाला पैर एक पिलो के ऊपर रहेगा, इस तरह ये पोजीशन मेंटेन करके रहेंगे। ये हुआ साइड लाइन का पोस्चर। ओके रिलैक्स। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको अफेक्टेड साइड की तरफ अगर लेटना हो तो कैसे पोस्चर में रहेगा। अफेक्टेड साइड में ओके ओके, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ। इनको सीधा करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, रिलैक्स रिलैक्स। ऑलराइट, अफेक्टेड साइड की तरफ अगर लेटेंगे तो हमेशा अफेक्टेड लिम्ब स्ट्रेट होगा, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा
फिर इस तरफ वो करवट लेंगे। जैसे पहले आप पैरों को सीधा करेंगे, जिस साइड घुमाना होगा वो पैर ऊपर रहेगा। रिलैक्स भाई, इस तरफ करवट लेंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। ओके ओके ओके, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इनका म्यूकस भी बहुत जमा हुआ है, इसलिए इनको इरिटेट हो रहा है बार बार। ओके, देखिए जैसे मैंने ये हाथ को सीधा किया है, आपको ये हाथ सीधा रखना है। ये हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा, उसके ऊपर आप पिलो रखेंगे, फिर सीधा दूसरा पिलो उनके दूसरे पैर के रेस्ट पे के लिए, फिर हम इनको इस साइड पे इस तरह से टर्न कर देंगे। वेरी नाइस। देखिए, ओके 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 ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स, वेरी गुड। ये पोजीशन मेंटेन करना है। ओके, सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए, रिलैक्स, ऑलराइट। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये था पोजीशनिंग। मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखा दूंगा, पोजीशनिंग हमें कैसे मेंटेन करके रखनी चाहिए। पॉज कर दो, स्टार्ट है। इसके बाद हम इनके कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए, या फिर इनके आप कह सकते हैं बैक एक्सटेंसर को स्ट्रेंथन करने के लिए, नेक होल्डिंग लाने के लिए हम इनको सिटिंग पोजीशन पे लाएंगे। सिटिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एंटी ग्रेविटी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग। इससे क्या होता है, इससे ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम करता है। तो हम इनको अभी सिटिंग पोजीशन में लेके आएंगे। तो इसको कैसे करना है, तो अभी इनके पैरों को हम फोल्ड करेंगे, जैसे हम चौकड़ी मारने वाले पोजीशन पे आते हैं, इस तरह से फोल्ड करेंगे कि आगे गिर ना जाए, इसलिए हम पिलो रखेंगे इनके थाई के ऊपर। ओके, अब हम इनको बैठाएंगे। भाई बैठेंगे, ठीक है। तो इनको आप बताते रहें हमेशा, ताकि इनका भी पार्टिसिपेशन वाला चीज फील हो। अभी देखिए ये आंखें इन्होंने खोल ली हैं, तो अभी ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं। ओके भाई बसिबा, चलो तोड़कू कर दूची। वेरी गुड। हाँ, अभी इनके हाथ ऊपर रहेंगे, इनको बैठाएंगे। चलो बसी जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। को सपोर्ट भी करना है, हाथ को ऊपर भी लेके आके रखना है। ओके ओके, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। बहुत अच्छा। हम इनको कुछ देर इसी पोजीशन में बैठाएंगे। अभी देखिए इनका, पहले पहले जब मैं इनको देखता था तो इनकी नेक होल्डिंग नहीं थी, अभी धीरे 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 इनकी नेक होल्डिंग भी आ रही है। इट्स अ गुड साइन, रिकवर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसी तरह आपको इनको कुछ देर बैठा के रखना है, अराउंड 5 से 10 मिनट आपको बीच बीच में बैठाते रहना है। इससे पेशेंट के सारे एंटी ग्रेविटी मसल्स, बैक एक्सटेंसर्स हो गए, नेक के एक्सटेंसर्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। धीरे धीरे इनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो अब हम आ चुके हैं सबसे लास्ट पार्ट में। इसमें हम पोजिशनिंग, पोस्चरल ड्रेनेज और परकशंस करेंगे। पोस्चरल ड्रेनेज देखिए एक ऐसा मेथड होता है कि हम पेशेंट को उस पोजीशन पे रखते हैं ताकि ग्रेविटी उनके म्यूकस को नीचे खींच ले। उस पे अगर हम परकशंस करेंगे तो वो जो भी म्यूकस लगे हुए होते हैं लंग्स में, वो सारे डिसलॉज होना शुरू होते हैं। तो इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, जब भी आप म्यूकस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, सबसे पहले हम नेबुलाइजर्स देके उसको ढीला करेंगे, फिर परकशन देके उसको डिसलॉज करेंगे वहां से,
मेन ट्रैक्ट में लाएंगे, उसके बाद हम सक्शनिंग करके म्यूकस को बाहर निकालेंगे। अभी मान के चलिए कि पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको हमने नेबुलाइजर दिया या फिर वो इंक्लाइंड लाइन में है, उसके बाद हमने उनको नेबुलाइजर दिया, सूदिंग की थोड़ी सी, उसके बाद हम अभी परकशन करेंगे। तो ये पोजीशन जो होता है, ये होता है पोस्टीरियर एपाइकल लोब के लिए। जो लंग्स के लोब्स होते हैं वो एपाइकल लोब, ये वाले जोन्स में, ऊपर वाले शोल्डर के जोन्स पे हमें परकशन करना होता है ताकि वो ग्रेविटी से नीचे आ जाए। तो हमें कप हैंड बना के हमें आराम आराम से इस तरह से परकशन देना है। परकशन हम, ये रहा हमारा पोस्टीरियर एपाइकल सेगमेंट। उसी तरह जब हम पेशेंट को इंक्लाइन करेंगे तो वो होगा इंटीरियर एपाइकल सेगमेंट। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं कौन कौन से पोजीशन में हमें कप हैंड पे करना चाहिए। उसके बाद साइड साइड में अगर हम करेंगे, ये बैठ के नहीं करते, ये लेट के करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इनको बैठाया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। साइड लाइन में अगर हम इस जगह पे कर रहे हैं तो ये लेटरल बेजल सेगमेंट होगा, हम इस साइड के म्यूकस को हम डिसलॉज कर रहे हैं। इसी तरह हम पेशेंट के म्यूकस को रिलीज करेंगे, लेकिन म्यूकस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूकस निकालेंगे तो वहां पर रह के इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगा, ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, तो उसको ड्रेन आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होम केयर एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है पेशेंट की रिकवरी में। आप जितने अच्छे से पेशेंट को मेंटेन करके रखेंगे, उनकी अच्छी तरह से कंडीशनिंग करेंगे, वो उतनी जल्दी वापस से नॉर्मल वाले स्टेट पे आना शुरू करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो आपके एक्यूट केयर के बारे में। स्ट्रोक में, एक्यूट केयर में कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करनी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ध्यान से देखें वीडियो को, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है रिकवरी में। अगर आपने इस पार्ट में अच्छे से रिकवर नहीं किया तो फ्यूचर में भी अगर आप रिहैब सेंटर पे या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको सही तरीके से रिकवरी नहीं कर पाएंगे, अगर आपने स्टार्टिंग में ही उनको अच्छे से कंडीशन नहीं किया हो। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।